मेवाड़ न्यूज खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहली बार ग्राम पंचायत से निर्विरोध सरपंच बने। इसके बाद पंचायती राज के विभिन्न पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राजनीतिक सफर को तय किया। कांग्रेस पार्टी के कई अहम संगठनात्मक पदों पर रहते हुए क्षेत्र में कई विकास के महत्वपूर्ण कार्य करवाए। राजनीति जिनको विरासत में मिली, ऐसी शख्सियत से उनके राजनीतिक और निजी जीवन के पहलुओं पर करेंगे खास चर्चा। तो स्वागत करते हैं श्री गजराज सिंह राणावत का। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं श्री गजराज सिंह जी राणावत साहब। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने पहला चुनाव कब और किन परिस्थितियों में लड़ा? पहला चुनाव मैंने 4 फरवरी 1978 में लड़ा और निर्विरोध सरपंच बना मैं ग्राम पंचायत सांगरिया का। मैं 3 बार ग्राम पंचायत सांगरिया का सरपंच रहा, 4 बार पंचायत समिति सदस्य रहा, 2 बार पंचायत समिति शाहपुरा का उप प्रधान रहा। बाद में मेरी पत्नी भी प्रधान रही, मेरे फादर भी प्रधान रहे। पंचायत राज का बहुत कुछ सीखा, मैंने जाना। और दिल्ली में विज्ञान भवन में भी मुझे सम्मानित किया गया, मेरे पास मेडल है। और पंचायत राज में बहुत कुछ देखा मैंने। कितने साल का अनुभव हो गया पंचायत राज से जुड़े हुए, पहले चुनाव से लेके आज दिन तक? आप 42 साल तक आपने ग्रामीण जो विभाग है पंचायती राज विभाग, उससे आप प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से परिवार के सदस्य या स्वयं आप जुड़े रहे। तब में और अब में वर्तमान जो राजनीति है, पंचायती राज व्यवस्था ले लो, जो राजनीति है, उसमें आप किस तरह का फर्क महसूस करते हैं? पहले में आज में इतना बड़ा फर्क है। पहले सरपंच को गांव में बहुत सम्मान मिलता था और सरपंच से गांव का मुखिया ही कहलाता था। आज मेरा सोच है कि पंचायत राज को जो मूल ध्येय था, उद्देश्य था पंचायत राज की जो कल्पना थी, उससे बहुत परे हटके और आज पंचायत राज को एक निर्माण एजेंसी का रूप दे दिया। जो हर सरपंच निर्माण में लगा रहता है, गांव की कोई सुध नहीं लेता। किसी आदमी को पहले कोई बजट ही नहीं था, हमारे ज़माने में कोई बजट नहीं था और सारी व्यवस्था लोकल लेवल पे श्रमदान से ऐसे काम करवा के और पंचायत राज का चलन होता था, चलाते थे। आज इतना बजट आता है। और मैं आपको ये बताऊं कि पहले भैरू सिंह जी शेखावत जो सीएम बने थे, उन्होंने काम के बदले अनाज योजना चलाई थी। उसमें गांव के छोटे तालाब, सड़कें वगैरह, उनका बहुत कुछ निर्माण हुआ था। और फिर बाद में वापस कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार ने भी बहुत अथक प्रयास किया था पंचायत राज को मजबूत करने का, बजट भी खूब दिया था और काम भी हुए थे। और फिर राजीव गांधी जी ने जो 73वां संविधान संशोधन करके और पंचायत राज को बहुत सख्त बनाया, सशक्त बना दिया था। और पंचायतों का बहुत काम होता था, गांव के लोगों के भले के लिए बहुत काम हुए थे कांग्रेस शासन में। और अब जब मैं आपको बताऊं कि जो पर्यवेक्षण होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे ज़माने की बात बताऊं, कलेक्टर साहब एक टीम गठित करते थे और गांव में जाके सारे अधिकारियों को सुबह बिना वहाँ बुला के और 8 बजे वो निर्देश देते थे कि फला फला पंचायत में फला टीम जाएगी और चेक करेगी। 10 साल में कोई किसी ने आके कभी कहीं चेक ही नहीं किया कैसे क्या काम हो। तो बहुत बदलाव है। सर, जिस तरह
नरेगा जो है या अकाल राहत थी, पहले अकाल राहत लोगों को एक मदद देने के उद्देश्य से इसको चलाया गया था। फिर इसका नाम मैं नरेगा महात्मा गांधी से इसका नाम जोड़ दिया गया। वर्तमान में इसका नाम बदला जा रहा है। तो क्या योजनाओं का नाम बदलने से आम जनता को कुछ राहत मिलेगी या यूं ही हाल चलता रहेगा? नाम बदलना तो अब इनकी मौजूदा सरकार की नीति है, हर चीज़ का नाम बदलते हैं। बाकी जो अकाल पड़ते थे राजस्थान में, विशेष तौर से जो अकाल पड़ते थे, उसमें अशोक गहलोत जी की सरकार के समय रोजगार लोगों को देना, पशु के लिए चारा पानी इतनी व्यवस्था होती थी, फिर भी हर व्यक्ति को काम नहीं मिलता था। कांग्रेस की बड़ी सोच के कारण इन्होंने जो महानरेगा, महात्मा गांधी नरेगा योजना जो चलाई, उसमें हर व्यक्ति को 100 दिन काम करने का अधिकार दिया और गांवों की दशा बदल गई उस योजना से। और समझ से परे ये चीज़ है कि इस सरकार ने इस योजना का सिर्फ नाम चेंज किया है और बार बार बदलती है। कल भी मैंने ये पढ़ा था पेपर में, आप ही के पेपर में, कि 6 महीने तक तो अभी वो है जो ही चलती रहेगी नरेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन क्या सोच है इनकी कि वो जी राम जी कोई नाम दिया है इन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप नाम परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुख्यमंत्री जी का एक रोज का स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में इस नरेगा में इतना भ्रष्टाचार हुआ। और अरे कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ 10 साल 11 साल से तो मोदी जी इस देश पे शासन कर रहे हैं, आपने क्या सुधार कर दिया 11 साल में इस नरेगा में। और अब भी मैं आपको बताऊं कि ये महानरेगा में अगर सुपरविजन जो सही हो, अच्छे काम हो, तो और भी गांवों का भला हो सकता है। यानी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी राम जी के नाम से चिढ़ रही है। उनको मैं नरेगा का नाम जी राम जी करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल राम जी का नाम आ गया। इसको आप तो राम जी तो जो हिंदू के घर में पैदा हुआ उसके लिए तो राम जी सर्वोपरि है। राम जी को कौन नहीं मानता, सबको राम जी को मानना पड़ेगा और मानते ही आ रहे हैं। सिर्फ ये मेरा सोच है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पहला चुनाव लड़ा उसमें इन्होंने कह दिया 15 करोड़ रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, और लोगों ने लालयित हो गए, इनको वोट दे दिया। अब और कुछ मिला नहीं तो फिर इन्होंने राम जी को पकड़ लिया। राम जी का मंदिर तो आपको पता है, राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे और उसके बाद में वहीं पूजा अर्चना सारी चीज हो रही थी। लेकिन अब इनको राम जी का नाम मिल गया, जो हर चीज में, नरेगा में भी ये सोच रहे कि अगला चुनाव फिर राम जी के नाम से जीत लेंगे। लेकिन कभी न कभी तो पब्लिक को समझ आएगी कि ये लोग फर्जी है और कांग्रेस पार्टी वाले काम के नाम से इन्होंने इतने वर्षों तक शासन किया। और अब भी लोग आज नहीं तो कल सोचेंगे कि कांग्रेस पार्टी की देन है, सब कुछ देन कांग्रेस पार्टी की है, आज़ादी से लगा के। और ये आपके नरेगा की तो बात छोड़ो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस ने किया, उसके बाद में गांव के लोगों को लोन मिलने लगा था। और कांग्रेस पार्टी की देन है। आज आप देख लो, हर स्तर पे विकास में, शिक्षा पे इतना जोर दिया, हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे आपको सीनियर स्कूल मिलेगी। और इस शासन में जो अगर थोड़ी भी काम की सोच है तो मिडिल कांग्रेस के शासन में हर सेकेंडरी स्कूल को सीनियर किया था अशोक गहलोत की सरकार ने। और अगर काम बताना चाहे तो हर ग्राम पंचायत में जो मिडिल स्कूल स्थित है उसको सीनियर बना दे। अभी पिछले दिनों भाजपा पूर्व जो मुख्यमंत्री है, उनका एक बयान आया था बैठक में कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी अधिकारी भी नहीं सुनते। क्या आपके जो कांग्रेस का राज था उसमें भी ऐसा कुछ आपके सामने आया, या आप जब राजनीति से जुड़े हुए सरपंच थे या कि प्रधान थे या जिन पदों पे थे, तो क्या ऐसा कोई आपके सामने आया जिस तरह की स्थिति अभी वो बता रहे हैं? नहीं, अगर ये वो लोग ये कहते हैं कि भाई अधिकारी
हमारी नहीं सुनते, हमारे कार्यकर्ता की नहीं सुनते, कोई पदाधिकारी की नहीं सुनते, तो इससे शर्मनाक बात प्रजातंत्र में हो नहीं सकती। जो देश प्रदेश का मुखिया या जिस जिस डिपार्टमेंट का मुखिया है वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे ज़माने में बात बताऊं, कांग्रेस के ज़माने में एक कहावत है ना कि घोड़ा सवार पहचानता है। अब ये लोग अनभिज्ञ हैं, इनको पता नहीं है कि कैसे क्या किस लहजे में अधिकारी से बात करें, और काम कराने की भी इनकी सोच होनी चाहिए। अब ये ज़्यादातर ये चीज़ सामने आने लगी है कि ये सोच रहे हैं कि अधिकारी हम कहें जो अधिकारी करें, तो ऐसा थोड़ी होगा। देश में संविधान है, कानून के आधार पे ही अधिकारी काम करेंगे। फिर ये लोग नाराज हो गए, उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं, ये मेरी समझ से परे है। पूर्व प्रधान रह चुके गोपाल गुर्जर ने एक बयान जारी किया था। उनका कहना था कि सारा जो पिछली सरकार के कार्यकालों में जितना भी काम हुआ, जितने विकास के काम हुए, फूलिया के लिए आते थे और वो सांगरिया और कनेक्शन चले जाते थे। क्या ये सीधा निशाना आप पे था? क्या आपने इस तरह कोई काम किया कि फूलिया में कोई चीज आनी चाहिए थी और उसको आपने डाइवर्ट करके सांगरिया या कनेक्शन पहुंचाया हो? कनेक्शन के विधायक रहे हैं 6 बार, फुलिया के विधायक रहे हैं 2 बार। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमने इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूरा प्रयास किया था। हर गांव को, जो गांव की जनसंख्या के आधार पे हमने उनको काम दिया था। फुलिया के अगर आप बता रहे हो कि ऐसी बात हुई है कि सांगरिया को कुछ दिया है, 3 सीएससी के प्रस्ताव दिए थे। एक प्रस्ताव में सांगरिया में अगर सीएससी खुल गई तो मैं आपको बताऊं कि इस फुलिया कला में जो नायब तहसील, हम कांग्रेस पार्टी के लोग नायब तहसील नहीं खुलवाते तो आज फुलिया में उपखंड नहीं हो सकता था। और हमने नायब तहसील खुलवाई, फुलिया में तहसील खुलवाई, उपखंड खुलवाया। ये सब कांग्रेस की देन है, जो आज यहाँ तहसीलदार भी बैठे हैं, एसडीएम भी बैठे हुए हैं। और फुलिया में 2 कॉलेज कांग्रेस के टाइम में हुए। और अगर नेताजी ने ये कहा है कि कांग्रेस के शासन में इन्होंने सांगरिया में सीएससी खुलवा दी, सांगरिया मेरा गांव है नेताजी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गणपतिया खेड़ा तो बड़ा गांव, आपने खेड़ा एतम में पंचायत कैसे बनवा दी? आपने अधिकारों का हनन किया है। आपने गणपतिया खेड़ा की जगह उसमें जो पंचायत बनाई तो आपने किया गलत काम। बाकी फुलिया के लिए तो आपको बताऊं कि खेड़ा एतम से फुलिया नहीं आ सकते थे। 2 पुलिया जो इस रोड पे बनाई है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। जो खारी और मानसी नदी पे पुलिया बनने के बाद में बरसात के दिनों में आपके गणपतिया खेड़ा और खेड़ा एतम के लोग ही फुलिया कला पहुंच सकते थे। और बहुत कुछ किया इस फुलिया कला में। और आपने 10 साल प्रधानी की है। 5 साल छोटू जी भील के टाइम में आप उप प्रधान थे और 5 साल आप खुद प्रधान थे। धनौब से भीलू का खेड़ा तक हमने खारी पे पुलिया बना के रोड पहुंचाया। आपने आपके पूरे जीवन काल में भले आप 50 बार कोई भी बन गए होंगे, लेकिन वो खेड़ा एतम से भीलू का खेड़ा का 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा अभी भी कच्चा है, आपको याद कर रहा, उसको ही बनवा देना, वो बहुत बड़ी बात होगी। फूलिया कला पंचायत समिति बनने के बाद जैसे माना जा रहा है कि जितने भी नेताओं के गांव थे या जितने भी नेता हैं वो सारे फूलिया कला में आ गए। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है आपकी नज़र में किस तरह रोचक हो सकता है, या साधारण रहेगा, या क्या भविष्य हो सकता है एक राजनीतिक दृष्टि से? फुलिया कला साफरा पंचायत समिति में जो तहसील क्षेत्र फुलिया कला है, राजनीति में प्रभावी रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अब पब्लिक की नज़र में अगर काम को पब्लिक प्राथमिकता देगी तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनेगा। और राम को अगर प्रायोरिटी दी तो फिर वो इनका रिजल्ट है कि इनके फेवर में जाने का ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर काम को आंका गया है तो कांग्रेस कभी पिछड़ने वाली नहीं रहेगी इस क्षेत्र से। तो यूं माना जाए एक बार फिर आप मैदान में, तो ये माना जाए कि इस बार जो है आप एक बार फिर मैदान में आने वाले हैं? नहीं, मैं तो मैदान में नहीं हूँ।
कांग्रेस पार्टी जो जिसको भी समर्थन करेगी, मैं मेरा समर्थन उसी व्यक्ति को दूंगा जो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आएगा। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर साहब पूर्व प्रधान गजराज सिंह राणावत, जिन्होंने खास मुलाकात कार्यक्रम में कई पहलुओं पर बात की और अपने जो जवाब है वो बेबाकी से रखे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।